हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसके बारे में कल बात किया था कि स्वर और स्वर का वर्गीकरण क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स अपन यहाँ पे स्वर से। देखिएगा, कल हमने स्वर के बारे में बात किया था कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे होते हैं जो जिसको बोलते समय हमारा जो श्रीमुख होता है फ्रेंड्स कभी बंद नहीं होता है, और हमारी जो जीभ होती है जीवा, इसमें किसी भी प्रकार का मुंह के किसी भागों में स्पर्श नहीं होता है। तो इसे हम करते हैं स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ठीक है, इनकी संख्या होती है फ्रेंड्स 11। ठीक है, कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। स्वर स्वर होते हैं 11। ये होते हैं आम, ई, ई, उ, उ, री, ए, ओ, आओ, और आ। ठीक है, इन दोनों को स्वर नहीं माना गया है क्योंकि ये होते हैं अयोगवाह। ठीक है फ्रेंड्स, अयोगवाह क्यों नहीं माना गया है, इसका भी रीजन है कि अम जो होता है, देखिएगा अ और म से मिलकर बना होता है अम। म और आहा क्या होता है? अ और ह से मिलकर बना होता है। इसीलिए जब यहाँ पर व्यंजन आ गया, मतलब यह स्वर कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये स्वर नहीं कहलाते हैं। स्वर की संख्या होती है 11। कितनी होती है आपको याद रखना है? 11। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। आज हम स्वरों के वर्गीकरण पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। स्वर का वर्गीकरण, सबसे पहली बात, स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण में पहला आपका पॉइंट आता है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो फ्रेंड्स स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, ये 4 प्रकार से किया गया है। पहला होता है आपका लघु स्वर। लघु स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। तीसरा होता है फ्रेंड्स आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। और चौथा होता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। देखिए, 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो लघु स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, जिसका नाम होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें लघु तथा दीर्घ दोनों स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक लंबा समय लगता है, तो इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो देखिएगा, लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। तो हम यहाँ से स्वरों का वर्गीकरण लघु स्वर, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका अ के साथ साथ ई के साथ उ, है ना, और उ, ये 3, और यहाँ पर साथ में आ जाएगा फ्रेंड्स आपका री। ठीक है, अ, ई, उ, सॉरी छोटा उ आएगा यहाँ पर, और आ जाएगा आपका री। ठीक है, ये मतलब एक मात्रिक स्वर। लघु स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी में एक ही मात्रा होती है, सिंगल मात्रा होती है, इसीलिए हम इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें लघु स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगा होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आ। देखिए, आप उच्चारण कीजिए, आ बोलिएगा, आ अधिक लंबा समय लगता है, ई अधिक लंबा समय लगता है। ठीक है, और आपका उ, तो ये आ जाएंगे फ्रेंड्स आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत। संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं आपके ए, ऐ, ओ
और आता है आपका अ। ठीक है, ये चार। अब ए आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। ए मिलकर बना होता है अ प्लस ई से। ठीक है फ्रेंड्स, ए मिलकर बना होता है अ प्लस ए से। ओ मिलकर बना होता है अ प्लस उ से। और ओ मिलकर बना होता है अ प्लस ओ से। इन प्रकार से हम देखिए फ्रेंड्स, इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, अ प्लस ई से मिलकर ए का निर्माण, अ प्लस ए से मिलकर ए का निर्माण, अ प्लस ओ से मिलकर ओ का निर्माण और अ प्लस ओ से मिलकर अ का निर्माण। तो हम इसे कहते हैं फ्रेंड्स संयुक्त स्वर। प्लस स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो आपका लघु और दीर्घ समय होता है इससे भी अधिक समय लेता है। जैसे फ्रेंड्स, हमको किसी को बुलाना होता है तो हम बहुत ही जोर से बुलाते हैं। जैसे मुझे बुलाना है राम, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा राम, है ना। तो हमने जो बीच में लंबा समय दिया इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे आपको किसी नाम से बुलाना है श्याम, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा श्याम। मतलब आप जो बीच में लंबा समय ले रहे हैं इसे आप कहेंगे प्लुत स्वर। ठीक है, तो आपको प्लुत स्वर में जैसे मुझे लिखना है तो इसको इस तरीके से श्याम, है ना, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है आपका केवल क्या आ। तो इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। आपने देख लिया फ्रेंड्स स्वरों का वर्गीकरण, लघु स्वर या इसे हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी बात, लघु स्वर की संख्या 4 होती है, ये आपको क्वेश्चन में आता है। कभी कभी एग्जाम में इसे मूल स्वर के भी नाम से पूछा गया है। कौन सा स्वर? मूल स्वर। आपको याद रखना है मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। पहली बात, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। आपको इसका अब अलग अलग नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अब एक ही प्रकार नहीं देगा। इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं या फ्रेंड्स इसे हम द्विमात्रिक के साथ साथ सजाती स्वर भी कहते हैं। सजाती स्वर वे स्वर जो समान जात से मिलकर बने हुए। जो आ मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स, ये अ प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आ। ई मिलकर बना है तो ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना है बड़ी। उ मिलकर बना है तो ये बड़ा उ, छोटा उ प्लस छोटा उ से मिलकर बना है बड़ा उ। तो इस प्रकार से इसे द्विमात्रिक, क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा होती है, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, इसीलिए हम इसे द्विमात्रिक और इसीलिए समान जात से मिला है, इसीलिए हम इसे सजाती बात करते हैं फ्रेंड्स। और सजाती के साथ साथ इसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु स्वर इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु स्वर आ को इस तरीके से गुरु से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, आ को गुरु को बड़े अक्षर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से द्विमात्रिक स्वर सजाती स्वर या गुरु स्वर या इसका दूसरा नाम दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे संयुक्त स्वर के बारे में। तो संयुक्त स्वर को द्विमात्रिक स्वर, तो ठीक है फ्रेंड, द्विमात्रिक स्वर नहीं बोलेंगे, इसे हम कहेंगे सबसे पहला संयुक्त स्वर। दूसरी बात, ये दो स्वरों से मिलकर बने होने के कारण इसे हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? विजातीय स्वर। मतलब अलग अलग जात से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग स्वर से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसे विजातीय स्वर कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई फ्रेंड्स? ठीक है, अ प्लस ई, ए प्लस ए, अ प्लस उ और अ प्लस ओ, है ना। इसके अंतर्गत आने वाले ए, ओ और अ। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। पहला प्रकार हमने पढ़ दिया जिसको हम बोलते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब हम सेकंड प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट में इसे साफ करने के लिए कुछ ले लूं। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण में सेकंड, जिसका नाम होता है फ्रेंड्स जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर देखिए फ्रेंड्स, जीभ बोले तो हमारी जो जीवा होती है ना, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। मान के चलो कि ये आपकी जीभ है, तो जीभ से जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है इसका 3 भागों में किया गया है। एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जो जीभ के सामने वाले भाग से बोले जाते हैं, तो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जो जीभ के मध्य वाले बीच से बोले जाते हैं, तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं।
और पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जो जीभ के अंतिम भाग, लास्ट वाले भाग से बोले जाते हैं, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। देखो कितने भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा आपका आएगा मध्य स्वर, मध्य स्वर के साथ साथ तीसरा आपका आएगा जिसे हम कहते हैं पश्च स्वर, पश्च स्वर, अग्रस्वर। अच्छा, मैं आपको इसको याद करवाने के लिए इसे अलग अलग चीजों से डिनोट कर सकता हूं। जैसे अग्रस्वर को ए, मध्य स्वर को एम और पश्च स्वर को पी। ठीक है, ये 3 प्रकार हुए। अब आपको क्या काम करना है, इनको लिखने का तरीका इस तरीके से सेट करना है फ्रेंड्स। इसको लिखना है माँ पा, क्या लिखना है, माँ पा, इस तरीके से लिखना है। अब आपको बता रहा हूं मैं कि अ को आपको यहां पर लिखना है, आ को यहां पर लिखना है, अ आ। अब बाद में फ्रेंड्स अपने को लिखते हुए चलना है, ई उ ए ओ और आ। ठीक है, देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि जो मध्य स्वर है, मध्य स्वर में केवल एक ही भाई साहब आते हैं जिनका नाम होता है अ। अग्र स्वर में ई भी आता है, ई भी आता है, ए भी आता है, ए भी आता है। पश्च स्वर में उ ओ आओ और आ। इस तरीके से हम इसका वर्गीकरण करते हैं कि मध्य से कौन से बोले जाते हैं। तो जीभ के मध्य भाग से केवल अ बोला जाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अग्र भाग से बोला जाता है फ्रेंड्स ई ए। पश्चिम भाग से बोला जाता है उ ओ आओ और आ। ठीक है, तो हमने सेकंड बात करते हैं कि सेकंड जिसका नाम होता है, जीभ के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और तुम्हारा होता है लास्ट वाला पश्च स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर, ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति का मतलब ओठों की आकृति के आधार पर। ओठों के आकृति के आधार पर फ्रेंड्स जो स्वर होते हैं इसका मुख्यतः 2 प्रकार होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं स्वरों के, किसके आधार पर, थर्ड लिखना है आपको, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका व्रतमुखी और दूसरा होता है आपका अव्रतमुखी। अव्रतमुखी मतलब फ्रेंड्स, व्रतमुखी इसका मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो ओठ है, ओष्ठाकृति पढ़ रहे हैं, ओठ है, ओठों की आकृति व्रत के आकार की गोल हो जाए, व्रत के आकार की कैसी हो जाए, गोल हो जाए, तो इन स्वरों को कहते हैं हम व्रतमुखी स्वर। और वे स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ की आकृति गोल ना होकर किसी भी प्रकार का क्या धारण कर ले, रूप धारण कर ले, उसे हम कहते हैं अव्रतमुखी। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। देखो, ओठ व्रत की भांति गोल होना चाहिए, बोलते चलना है आप लोगों को, आप यहां से समझ में आ जाएगा। ऊ देखो हमारा ओठ व्रत की भांति गोल हो रहा है, और ओ और आओ इसमें भी हमारा जो मुख है, जो ओठ है, क्या हो जाएगा, इसके भांति कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। किसकी भांति, व्रत की भांति, तो इसे हम कहते हैं व्रतमुखी। ठीक है, अव्रतमुखी इन बाकी को छोड़कर जितने भी आ गए फ्रेंड्स उसे हम डालेंगे अव्रतमुखी में। देखो अ बोलते समय हमारे ओठों की आकृति गोल हो रही है क्या, नहीं हो रही। आ बोलते समय हो रही है क्या, नहीं। ई में इस तरीके से फैल जाता है ई। ठीक है, फिर ऊ बोलने से आपको पता चलता है कि हमारी ओठ की आकृति व्रत के आकार की गोल है। तो आप इसे बोलकर भी देख सकते हैं और वहां से भी आप समझ सकते हैं। अ आ ई। ठीक है, आप में इसमें आ जाएगा री, ए और ए, ये सब क्या आ जाएंगे आपके अव्रतमुखी। ठीक है, मतलब जिनकी ओठों की आकृति ओठ जैसे हो, इसे हम गोलाकार भी कैसे कह सकते हैं, इसे हम अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने तीसरा वर्गीकरण पढ़ लिया जिसका नाम है ओष्ठाकृति के आधार पर। अब हम चौथा वर्गीकरण पढ़ते हैं मुख के आधार पर। किसके आधार पर, मुख के आधार पर। मुख के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं देखते हैं।
देखो चौथा किसके आधार पर, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। मुख के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार से किया गया है। पहला आपका किया गया है समृद्ध, दूसरा है आपका अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, तीसरा है आपका विवृत, और चौथे का नाम दिया है फ्रेंड्स अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। देखो समृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, और विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला होना। ठीक है, विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स खुला होना, और समृद्ध का होता है बंद होना। ठीक है, तो आपको क्या, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो बंद होता है तो उसे हम कहते हैं समृद्ध स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद होता है तो उसे हम कहेंगे अर्ध स्वरित। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुल जाता है तो उसे हम कहते हैं विवृत। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो आधा खुला होता है तो उसे हम कहते हैं अर्ध विवृत। तो देखते हैं फ्रेंड्स समृद्ध के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, विवृत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। चलो उनकी बात करते हैं समृद्ध और विवृत की। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज याद रखने के लिए फ्रेंड्स एक प्रकार की आपको रंगोली बनाना पड़ता है जिसका नाम है ये, इस तरीके से। देखो हम एक रंगोली डिनोट करते हैं इस तरीके से। ये जो होता है फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं समृद्ध। क्या होता है ये, समृद्ध। मतलब समृद्ध के अंतर्गत आपका ई उ और री आ जाता है। ठीक है, ये समृद्ध। अब जो विवृत होता है, विवृत का मतलब पूरा का पूरा मुंह का खुल जाना। आ, देखो जब आप आ बोलोगे तो आ बोलने से पूरे का पूरा हमारा मुंह कैसा हो जाता है, खुल जाता है। आ, तो आ ये कैसा हो जाएगा आपका विवृत। ठीक है, अब बात आई अपनी अर्ध समृद्ध के बारे में। तो अर्ध समृद्ध में आपके आते हैं फ्रेंड्स ए और आ। ठीक है, ए और आ ये आ जाएंगे आपके अर्ध समृद्ध। ठीक है, अब इसके बाद आने वाला जितने भी है अ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ये काय में आ जाएंगे आपके अर्ध विवृत में आ जाएंगे। ठीक है, काय में आ जाएंगे अर्ध विवृत में। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं कि कौन समृद्ध है कौन विवृत है और किसका हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है। समृद्ध जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, अर्ध समृद्ध जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आधा बंद होना, विवृत जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुला होना, और बात करते हैं अर्ध विवृत जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आधा खुला होना। तो हमने ये चौथा प्रकार था फ्रेंड्स हमारा कि स्वरों का वर्गीकरण का चौथा प्रकार। अब हम स्वरों के वर्गीकरण के पांचवें प्रकार के बारे में बात करते हैं। पांचवें प्रकार होता है फ्रेंड्स आपका उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का मतलब ये कि हम उस शब्द को कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से बोला जाता है, कोई मूर्धा से बोला जाता है, कोई कंठ तालव्य दोनों से बोला जाता है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उस तत्व उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, चौथा पॉइंट आपको लिखना है जिसका नाम होता है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण, या आप घोषत्व के आधार पर भी बोल सकते हैं इसको, उच्चारण के आधार पर। देखो यदि मैं देखा जाए फ्रेंड्स तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है ये 6 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले क्या गया है, कंठ के आधार पर, कंठ। दूसरा होता है आपका तालु, तीसरा होता है ओष्ठ, कंठ तालु ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव ये दोनों, और कंठोष्ठ दोनों, कंठोष्ठ दोनों। ठीक है, इतनी बात याद रखना है आपको, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धन्य कंठ तालव्य और कंठ तालव्य दोनों। ठीक है, देखो तो कंठ का मतलब मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ के से, तालु है ना, आप लोगों को पता है कंठ मतलब ये होता है,
तालु हमारे जस्ट दांत के ऊपर वाला भाग को हम तालु कहते हैं, ठीक है। ओठ, ये जो ओठ है ये हमारे ओठ कहलाते हैं। ओष्ठ, मूर्धन्य हमारे जीभ का ऊपरी भाग फ्रेंड्स मूर्धन्य कहलाता है, जीभ के ऊपरी भाग मूर्धन्य कहलाता है। कंठ तालव्य, इसका मतलब जो कंठ और तालव्य दोनों से बोले जाते हैं उसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। और कंठोष्ठ, कंठ और ओठ दोनों से बोले जाते हैं उसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। तो इसको आपको ऐसा याद रखना है के टी, है ना, ओ एम, ठीक है, के टी, और ये हो जाएगा के ओ। आपको के से कंठ, टी से तालव्य, ओ से ओष्ठ, एम से मूर्धन्य, के टी से कंठ तालव्य दोनों, और के ओ से कंठोष्ठ दोनों। तो इसको आपको लिखने का तरीका किस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने बात किया के टी ओ एम, के टी और क्या था आपका के ओ। तो देखो कंठ में क्या क्या आ जाएगा आपका अ आ, ठीक है, तालव में ई, ओष्ठ में उ, मूर्धन्य में केवल आते हैं हमारे भाई साहब री, ठीक है। इसमें आएगा आपका ए, और इसमें आएगा आपका ओ और आ। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, है ना। कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य दोनों और कंठ ओष्ठ दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर स्वर का पूरी तरीके से वर्गीकरण पढ़ लिया है A to Z तरीके से, है ना। स्वर यहाँ किसी भी प्रकार से हमारे अब नहीं बचे हुए, तो आपको इसी तरीके से स्वरों का वर्गीकरण याद होना चाहिए। अब हम रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से हमने स्वरों का वर्गीकरण पहला पढ़ा है। सबसे पहली बात, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने बात किया लघु स्वर, बात किया दीर्घ स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर, और चौथी बात किया हमने प्लुत स्वर के बारे में। लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें बहुत ही कम समय लगता है, इसे हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें लघु स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, इसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, है ना। दूसरी बात, इसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसे हम सजाती स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यह दो स्वरों के साथ में मिलने से बना होता है। संयुक्त स्वर की बात करते हैं, वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो जैसे इसके अंतर्गत ए ओ और अ, और ये कौन कौन चीजों से मिलकर बने हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर को हम विजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यह दो असमान स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत लंबा समय लगता है, मतलब संस्कृत में ज्यादा यूज किए जाते हैं प्लुत स्वर का। जैसे कोई श्लोक बोलते समय उसे लंबा खींचना पड़ता है, तो इस तरीके से हम कहते हैं प्लुत स्वर। पहला प्रकार पढ़ लिया हमने। दूसरा, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर ट्रिक आपको याद रखना है, माँ पाप वाली, मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, है ना। कहाँ किसको लिखना है आपको बता दिया मैंने, अ से शुरू करना है, आ को लास्ट में लिखना है, ई, है ना। इस तरीके से उसका अलग अलग डिनोट करना है। उसके बाद दो स्वर हो गए अपने जीभ के आधार पर। तीसरी बात करते हैं ओटो के आधार पर। ओटो के आधार पर दो प्रकार के, गोलाकार और अगोलाकार, या वृत्ताकार या अवृत्ताकार। वृत्ताकार जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा ओठ जो है वृत्त की भांति गोल हो जाए उसे हम वृत्ताकार कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वृत्त की भांति गोल न होकर किसी भी प्रकार की आकृति का निर्धारण करे उसे हम अवृत्ताकार कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, हमने तीन देख लिया ओठ के आधार पर। अब बात करते हैं संवृत्त मतलब श्रीमुख के आधार पर। मुख के आधार पर स्वरों को चार प्रकार से बांटा गया है। एक आपका होता है संवृत्त, दूसरा विवृत्त, तीसरा अर्धविवृत्त और फिर अर्ध संवृत्त, ठीक है। तो संवृत्त का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, और विवृत्त का शाब्दिक अर्थ होता है खुला होना। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद होता है उसे हम कहते हैं संवृत्त। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा श्रीमुख बंद सा होता है उसे कहते हैं अर्ध संवृत्त। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो श्रीमुख होता है पूरा खुल जाता है उसे हम कहते हैं विवृत्त, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो श्रीमुख होता है वह आधा खुला होता है उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स अर्धविवृत्त। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो चौथा, चार प्रकार देख लिए, पांचवा जिसको हम कहते हैं उच्चारण के आधार पर। यह होते हैं फ्रेंड्स चार प्रकार, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से
कंठ तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य, कंठ तालव्य दोनों और कंठ ओष्ठ दोनों, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम कंठ से बोलेंगे, तालु से बोलेंगे, ओष्ठ से बोलेंगे। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बना दिया हूँ। जैसे अपन याद रखते हैं एटम, एटम से याद रखना है अपने को केटम, केटम एक प्रकार की गाड़ी भी होती है ना, केटम KTKO। तो और इसको इस तरीके से लिखने से आपको ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जय हिंद, जय भारत।